नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे रियल एस्टेट से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पूर्व सदस्य न्यायिक रेरा श्री दिनेश कुमार नाइक। कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी को ये याद दिला दें कि ये एक लाइव कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आज का विषय जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, इस विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जो है 0755 भोपाल का लैंडलाइन कोड है, और नंबर है 26600049, और एक टोल फ्री नंबर भी है जो है 1800233040। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और नाइक साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेरा को आप आम जन के लिए किस तरह परिभाषित करेंगे, ये एक्ट किस बारे में है? देखिए, वैसे तो विधि में बहुत ज़्यादा प्रावधान पहले हुआ करते थे जी, बहुत सारे कानून थे जी, बहुत सारे एक्ट थे। उसमें बाद में 1986 में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। उपभोक्ता का तात्पर्य था कि हम किसी क्रय करने वाली किसी चीज़ का संरक्षण कैसे करें। जी, रियल एस्टेट के जो केस उत्पन्न हुआ करते थे, जो बिल्डर्स जो बिल्डिंग बनाया करते थे और जो उसमें उपभोक्ता हुआ करते थे, उनके विवादों के निराकरण के लिए उपभोक्ता फोरम में जाया करते थे। परंतु बिल्डर्स के लिए कोई वो नहीं था, कोई रेमेडी नहीं थी, और बिल्डर्स जो कुछ कर रहे थे उनके लिए भी कोई अंकुश नहीं था जी। तो इस सारे चीज़ों को देखने के बाद ये पाया गया कि बिल्डर्स की मनमानी ना हो, बिल्डर्स किसी नियमित नियमों के अंतर्गत कार्य कर सकें जी, किसी नियमों का पालन कर सकें, उनके ऊपर कानूनी बाध्यताएं ऐसी हो कि समय सीमा में वो कार्य पूर्ण कर सकें जी, और आवंटियों के पे जो संपत्ति को क्रय कर रहे हैं, जो उसमें अपनी बुकिंग कर रहे हैं, उनका काम समय पे हो जाए। इस चीज़ को देखने के लिए जब देखा कि केसों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो एक अलग फोरम की आवश्यकता हुई कि एक अलग प्राधिकरण इसके लिए बनना चाहिए। और इसी कारण से भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 को भारत सरकार को लागू करना पड़ा कि शीघ्र, सस्ता और एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो जी। और इसी के श्रम में ये एक्ट आया है, जो 1 मई 2017 से आम नागरिक के लिए, बिल्डर्स के लिए लागू किया गया। जी जी, तो ये एक संक्षेप कहानी थी जो आपने सुनी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट किस तरह से और किस लिए ये आए। इसी बीच में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं दमोह से जी, महेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज के दौर में ऑनलाइन ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदी जाती हैं, तो उन प्रोडक्टों में जैसे कोई प्रोडक्ट खराब निकला या उसकी क्वालिटी सही नहीं निकली, और फिर ऐसी बहुत सी साइट है, कुछ साइटों को छोड़कर, तो फिर उपभोक्ता क्या करे, उस सामान का कहाँ शिकायत करे? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। जी, सबसे पहले तो पटेल साहब आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपने सवाल किया है ये हमारे आज के विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके पास बहुत से ऐसे प्रावधान हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और आजकल तो कंज्यूमर फोरम, जिसको हम कमीशन का नाम दे चुके हैं, तो आप ऑनलाइन उस पर कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आज के विषय से संबंधित ही सवाल आप हमसे पूछें। आज का हमारा विषय है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, जिसमें हम आपको और विस्तार से समझाएंगे। ये वो एक्ट है जिसमें बिल्डर्स और जो बिल्डिंग्स खरीदने वाले जो लोग हैं उनके बीच में किस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है, किस तरह के जो राइट्स बिल्डर्स के होते हैं और किस तरह के राइट्स बिल्डिंग खरीदने वाले उपभोक्ताओं के होते हैं, हम उस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम भोपाल के रेरा अथॉरिटी की बात करें तो क्या क्षेत्राधिकार है और कैसे गठन होता है, कौन कौन होता है इसकी समिति में? जहाँ तक भोपाल की रेरा अथॉरिटी के बारे में बात करना चाहेंगे तो भोपाल की कोई रेरा अथॉरिटी नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की अथॉरिटी, पूरे मध्य प्रदेश की अथॉरिटी है। उसमें एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं जी। 3 व्यक्तियों से मिलकर एक अथॉरिटी बनती है। चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी रैंक का अफसर होता है या कोई और जो चेयरमैन होता है, और 2 मेंबर्स होते हैं जो कोई भी वरिष्ठ न्यायिक सेवा का हो सकता है, टेक्निकल सेवा का हो सकता है, या कोई भी प्रशासनिक सेवा का हो सकता है। कोई भी मेंबर्स होता है जो वरिष्ठतम पोस्ट का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एबव रैंक का अफसर जो होता है, वो इस पद को सुशोभित करता है। इस पद पर विद्यमान होता है जिसको कि रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी होती है। जिसने विधि के क्षेत्र में रियल एस्टेट में काम किया, वो इंजीनियर होगा तो उसको रियल एस्टेट के बारे में मालूम है कि उसका लेआउट
कैसे बनता है, कोई प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उसमें सीमेंट कितनी होती है, रेत कितनी आपको होती है। इंटरप्ट करूंगी सर, एक कॉलर हमारे साथ अब्दुल्लागंज से जुड़े हैं, संदीप जी जुड़े हैं टेलीफोन के माध्यम से। जी अपना सवाल पूछिए। संदीप जी आप हमें सुन सकते हैं, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ हेलो, हाँ मैडम नमस्कार, ओबिदुल्लागंज से संदीप नाम से मैडम। जी जी बोलिए। जी मैडम, मैडम ये रेरा के बारे में पूछना है, जो आपने जो टॉपिक रखा है ना। जी जी बोलिए ना, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, आपसे अनुरोध है अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें और टेलीविजन से थोड़ा दूर आके बात करें प्लीज। जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। संदीप जी अपना सवाल पूछिए। जी इनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। जी तो सर आप जो हमको जानकारी दे रहे थे तो ये हमारे लिए एक जानकारी ही है कि मध्य प्रदेश का जो पूरा क्षेत्राधिकार है, भोपाल का जो ऑफिस है वो होल ऑफ मध्य प्रदेश का हेड ऑफिस है। और हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर किसी भी तरह से रियल एस्टेट संबंधी आप उचित कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताएं सर। तो अथॉरिटी 3 व्यक्तियों से मिलकर बनती है, उसके बाद उसके उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो एक प्रशासनिक प्रक्रिया का वो देखते हैं। हमारे पास टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं, जुडिशियल एडवाइज़र होते हैं जो कानूनी सलाह देते हैं। टेक्निकल एडवाइज़र का काम प्रोजेक्ट के संबंधित नक्शों को, लेआउट्स को, उसकी प्लानिंग को देखना होता है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, ये देखता है कि जो आदमी प्रोजेक्ट बना रहा है, जो बिल्डर प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहा है, क्या उसके पास फाइनेंशियल स्थिति ऐसी अच्छी है कि क्या उस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा सकता है, वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो उसके लिए हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक के होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर साइड से होते हैं, और जो कानूनी सलाहकार हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अफसर्स होते हैं। तो इस प्रकार से रेरा प्राधिकरण अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और सभी मिलकर काम करते हैं, परंतु इसके सर्व चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन 2 मेंबरों के साथ मिलकर कार्य करता है। यह आवश्यकता नहीं कि एक बोर्ड में या एक प्राधिकरण में तीनों बैठे। चेयरमैन धारा 81 के अंतर्गत चेयरमैन को पावर है कि वो किसी 2 व्यक्तियों को भी डेलीगेट कर सकता है, खुद बैठ सकता है, किसी दूसरे मेंबर को बैठा सकता है, या 2 मेंबर भी बैठ सकते हैं, परंतु प्राधिकरण में 2 मेंबर का बैठना आवश्यक है। अगर 2 में से एक भी मेंबर या 3 में से 2 मेंबर एब्सेंट है तो प्राधिकरण अपना कार्य नहीं कर सकती। अच्छा सर, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम भोपाल की बात करते हैं, क्योंकि हम भोपाल में ही हैं, अगर हम भोपाल से शुरू करें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई भी प्लॉट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट या ड्यूप्लेक्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहीं पर भी कुछ परचेज करने जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो बिल्डर ऑफर कर रहे हैं वो क्या क्या रजिस्ट्रेशंस या क्या क्या चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही अपनी पूंजी को वहाँ पर इन्वेस्ट करे। एक आम आदमी। देखिए, पहले जो प्रक्रिया थी जी, पहले रेरा में प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं हुआ करता था, तो बहुत परेशानी हुआ करती थी लोगों के साथ कि हम सिर्फ एक उसके ब्रोशर उसने पब्लिश कर दिया, उससे आकर्षित होकर हमने एक फ्लैट बुक कर दिया या प्लॉट बुक कर दिया या आवास दुकान बुक कर दी या कॉमर्शियल वो ले लिया, और उसके बाद देखा कि प्रोजेक्ट ठप पड़ गया और उसने वो पैसा जो आपसे प्राप्त किया था वो पैसा कहीं और ट्रांसफर करके दूसरा प्रोजेक्ट में शुरू कर दिया। इन सभी परेशानियों को देखते हुए ये एक्ट आया जी। तो सबसे पहली बात, अब इस एक्ट के द्वारा बिल्डर को बाइंड कर दिया गया है कि नहीं, आप रेरा में प्रोजेक्ट पंजीयन कराएंगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेरा में प्रोजेक्ट पंजीयन के संदर्भ में देना पड़ेंगे। सबसे पहले बात, नगर निगम की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति, हाई राइज ऊंची बिल्डिंग बन रही है तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति, उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की नाले नदी के किनारे तो नहीं, ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बाधित नहीं, सारी अनुमतियों हर डिपार्टमेंट से अनुमति लेने के बाद आप उस प्रोजेक्ट का सारा नक्शा और अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पूर्व में आपका कोई प्रोजेक्ट बंद तो नहीं किया गया, इसकी सारी जानकारी के साथ रेरा की साइट पर जाकर आप धारा 3, धारा 4 के अंतर्गत एक रेरा में प्रोजेक्ट पंजीयन के लिए आवेदन पेश करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इसको अपलोड करने के बाद रेरा उसको एक आईडी देगी और एक आईडी देने के पश्चात उसको कॉल करेगी और कॉल करने के बाद उसकी पूरी अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अथॉरिटी पाती है कि नहीं इसमें अनियमितताएं हैं तो उन अनियमितताओं को पूर्ण करने के लिए उसको आदेशित करेगी कि आप किसी दूसरे की किसी की भूमि पर आप प्रमोटर की हैसियत से प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं तो पहले आप जॉइंट वेंचर तो कीजिए,
आप उससे ऐसा एग्रीमेंट तो लाइए कि आपका शेयर क्या रहेगा। बाद में आप शेयर के लिए मुकदमा लड़ेंगे और जो आवंटी वो रोएगा, जिसने अलॉटमेंट जिसके पक्ष में हुआ है वो रोएगा, आम नागरिक तो रोएगा जिसने पैसा लगा दिया है। और आज भी बहुत सारे रो रहे हैं। जी हाँ, आप अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये सब पुराने प्रोजेक्ट जो थे, जो रेरा में पंजीयन नहीं थे, सारी परेशानियों का सामना लोगों ने उठाया है, लोगों ने देखा है। तो इन सब को लेने के बाद धारा 11 बनाई गई। धारा 11 इसलिए बनाई गई मैडम कि बहुत ज़रूरी था कि ये सब हो गया, सारी अनुमति दी और रेरा ने देख लिया, एक आम नागरिक को कैसे पता लगेगा। तो उसको एक प्रोजेक्ट नंबर दिया जाता है और उसकी एक आईडी होती है। जी जी जी। उसको आईडी जनरेट करनी पड़ती है बिल्डर को, उसके प्रोजेक्ट की आईडी। उसकी प्रोजेक्ट की आईडी जनरेट हो जाने के पश्चात सारे कंप्यूटर पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी एप्लीकेशंस, कितने उसने प्लॉट बुक किए हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सब अपलोड हो जाती है। आप प्रोजेक्ट जब आप मकान खरीदने जाएं, दुकान खरीदने जाएं, रो हाउस खरीदने जाएं, मल्टी स्टोरी में फ्लैट खरीदने जाएं, तो आप ये देखेंगे कि उस जो प्रोजेक्ट की, जब आप प्रोजेक्ट पंजीयन की फाइल को खोलेंगे और आईडी को जब खोलेंगे तो आप दिखाई देगी कि वो क्या सुविधा देने वाला है। सड़क कितनी बड़ी चौड़ी है, कॉमन एरियाज कितना है, लिफ्ट कितनी, लिफ्ट कहाँ लगेगी, कितनी लिफ्ट लगेगी, सर्विस लिफ्ट है कि नहीं। एसटीपी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गंदा पानी का निकास कहाँ जाए, उसको फिल्टर्स होना। आज की परिस्थिति में नाले वाले उतने नहीं हैं, तो एसटीपी प्लांट को भी देखना जरूरी है। उसके पश्चात आपकी पानी की निकासी के लिए नाली वाली है कि नहीं प्रॉपर, आज पता लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं। बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, गार्डन है कि नहीं, और कम्युनिटी हॉल है कि नहीं, ये सारी फैसिलिटीज़ को उस पर अपलोड रहता है जी। और अगर ये इनके विपरीत कोई आदमी जब कोई कार्य करता है और किसी आवंटी ने जब बुक कर दिया तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए कि साहब इस प्रोजेक्ट में वर्कमैनशिप में डिफेक्ट था या बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में ये डिफेक्ट था, वो रेरा प्राधिकरण में आवेदन देगा। ओके, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रूवल है जो लेने के बाद बिल्डर्स को जो पंजीयन नंबर जारी होता है और उनके लिए वो मैंडेट भी है कि वो उसको अपने किसी भी ब्रोशर में या किसी भी प्रमोटिंग डॉक्यूमेंट में उसको वो मेंशन करें। इससे क्या होगा कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, जिससे अगर हम कहीं पर भी कुछ भी परचेज करने के लिए अगर जाते हैं तो एक तरह से जो एक गारंटी या शील्ड का काम रेरा करते हैं, और जो वो पंजीयन नंबर अगर किसी बिल्डर को देते हैं तो अगर वो लेते हैं तो वो एक तरह से अनडिस्प्यूटेड होगा। और सर ऐसे प्रोग्राम्स को या इस तरह के प्रॉब्लम्स को कितना डील किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि उस रजिस्ट्रेशन के पहले अगर किसी बिल्डर से किसी ने कुछ ले लिया है और वो पर्टिकुलर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या फाइन या पेनल्टीज इंपोज करती है? बिल्कुल पेनल्टी फाइन कर सकती है, इसलिए कर सकती है कि धारा 9 के अंतर्गत हमारे स्पेसिफिक रूल्स 9 में ये प्रावधान कर दिया गया था, एक प्रोफार्मा दिया गया एग्रीमेंट कि जब तक रेरा में पंजीयन नहीं होगा, आप रेरा के द्वारा अधिकृत एग्रीमेंट जो बनाया हुआ है उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टी के दस्तखत नहीं होंगे, तब तक कोई भी बिल्डर किसी भी प्रकार के फ्लैट को या किसी भी संपत्ति के विक्रय को नहीं विक्रय कर सकेगा। और सिर्फ पहले के जो पहले हैं वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उनको भी पंजीयन की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हुआ, नहीं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट उनको भी रेरा में प्रोजेक्ट पंजीयन की आवश्यकता थी। जब हम लोग वहाँ मौजूद थे उस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्टों की संख्या ज़्यादा थी, सबको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पंजीयन कराना पड़ता था, उसकी फीस थोड़ा सा कम हुआ करती थी, वर्तनीय प्रोजेक्ट की 10% थी, प्रोजेक्ट कास्ट की ये था। तीसरी चीज़ ये है कि हर 3 महीने में आपको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, इंजीनियर सर्टिफिकेट देना है, फाइनेंस में सीए का सर्टिफिकेट देना है, वो अपलोड होगा। जब वो चीज़ अपलोड होगी तो आप उसको देखेंगे कि नहीं इसने हमारे प्रोजेक्ट में 0% वर्क किया या 20% वर्क किया, आम नागरिक उसको देख सकेगा। ये एक मंथली या क्या बोलना चाहिए क्वार्टरली जो इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये एक बहुत सुविधाजनक है सभी के लिए कि वो उसको उसके पोर्टल पर और रेरा के जो वेबसाइट है उस पर उसे चेक कर सकते हैं। और क्या सर ऐसा कुछ भी प्रावधान है कि अगर किसी बिल्डर के अगेंस्ट में किसी ने कुछ केसेस रजिस्टर कर रखे हैं तो क्या हम ये भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल्डर को ब्लैकलिस्ट कभी किया गया था या ये केसेस चल रहे हैं या पेंडेंसी भी दिखती है? बिल्कुल है। अगर प्रोजेक्ट कि किसी प्रमोटर को ब्लैक लिस्ट किया गया था तो रेरा प्रोजेक्ट पंजीयन ही नहीं करती है। ब्लैक लिस्टेड लोगों का रेरा में प्रोजेक्ट पंजीयन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कॉलम होता है एप्लीकेशन में सेक्शन 4 में कि नहीं, आपको अपनी सारी जानकारी देना पड़ेगी कि आपने पहले प्रोजेक्ट के पैसे का यूज़ कहाँ किया। उस प्रोजेक्ट के पैसे से आपने कार बंगला ये तो नहीं खरीदा, आपको ये सारी जानकारी उस एप्लीकेशन में देनी। अगर ब्लैक लिस्टेड है तो आपका प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं होगा। और अगर बाद में आपने किसी प्रोजेक्ट की शर्तों का रेरा प्राधिकरण ने जो ऑर्डर पास किया कि आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट में, और उन नियमों के विपरीत जाके कोई कार्य किया तो रेरा प्राधिकरण को स्यू मोटो से भी ये पावर है
कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर सके। सेक्शन 7, सेक्शन 8 में रिवोकेशन भी कर सकती है, आपके प्रोजेक्ट को प्रतिशरण भी कर सकती है, अर्थात बंद भी कर सकती है, और आवंटियों के ग्रुप को या किसी संस्था को या सरकार को सौंप देगी कि अब आप बनाइए, इस प्रमोटर की हैसियत नहीं है उसके डेजिनेट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यार आम नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपका पैसा आपके प्रोजेक्ट में यूज हो, इसके लिए एक डेजिनेटेड अकाउंट बनाया गया। वेरी नाइस। उसमें 70% पैसा आपके प्रोजेक्ट का, आपका पैसा 70% आपके डेजिनेटेड अकाउंट में जमा रहेगा, जो प्रोजेक्ट में खर्च होगा, दूसरे कामों के लिए नहीं। बिल्डर उसी प्रोजेक्ट में खर्च होगा जिसका कि त्रिमासिक या क्वार्टरली स्टेटमेंट्स वो देगा, और उस क्वार्टरली स्टेटमेंट से आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ प्राप्त होगी कि आपके 70% पैसा जो आपका अकाउंट में जमा है वो आपके काम के लिए खर्च हुआ है। 30% जो पैसा है वो अपने ऑफिस एक्सपेंसेस, कर्मचारी तनख्वाह, पर प्रोजेक्ट का जो खर्चा है वो आपको सामने दिखाई देगा पर्दे पे हर 3 महीने में आपका पैसा कितना यूज हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा, एग्रीमेंट में क्लॉज है, इतने परसेंट काम होने पर आपको इतना पैसा देना है। अगर इतना किया है, त्रिमासिक प्रतिवेदन में आ गया है, क्वार्टरली स्टेटमेंट में आ गया, आप उतना पैसा अगला दे दीजिए, वो आपसे बार डिमांड करता है। नहीं है तो रेरा की साइट पर जाइए, आप ये देखिए क्या किसी ने इसको डिफॉल्टर के लिए कोई केस तो नहीं लगाया है, फिर आप भी रेरा में आ सकते हैं कि श्रीमान जी 201 वाले के साथ ये हुआ है, मेरा तो 101 है, मैं नीचे हूँ, तो नेचुरली ये मेरा हुआ है। जब आप साइट पे जाके देखेंगे तो नहीं, आप भी केस लगा सकते हैं अपने, आपके समय अवधि में आपका काम पूरा नहीं होता है। तो ये जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। अपडेटेड रहिए और रेरा के पोर्टल से ज़रूर जुड़े रहिए अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको कार्यक्रम में बताया भी गया था, सिर्फ उन्हीं बिल्डर्स को अप्रोच करें जो कि रेरा ने जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया है। सर, किस तरह के पनिशमेंट्स का प्रावधान है? क्या अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस कॉज हो चुका है तो क्या वो बिल्डर्स को 100% उसके लिए लाइबल बनाते हैं, या किस तरह के पनिशमेंट्स हैं, उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। रेरा अधिनियम में प्रावधान है कि अगर वर्कमैनशिप का कोई विवाद है तो प्राधिकरण डिसाइड करती है कि बिल्डिंग को ठीक से नहीं बना रहा है, या निर्माण कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, या वो पोजीशन समय पर नहीं दे रहा है, तो प्राधिकरण ये काम देखती है जी। परंतु जैसे जब रेरा को ये पता चलता है, प्राधिकरण को पता चलता है कि नहीं, इसने प्रोजेक्ट के बनाने में देर की है, विलम्ब किया है, इसने कहा था कि मैं 1 साल में पोजीशन दे दूंगा, एग्रीमेंट में भी 1 साल लिखा है, और 2 साल के बाद भी इसने उसको पोजीशन नहीं दिया है। तो सेक्शन 71 में न्याय निर्णय अधिकारी है, वो उनको अपॉइंट किया गया है, वो फिर कंपनसेशन डिसाइड करते हैं कि आखिर कितना विलम्ब हुआ है। आपका डिले, अगर आपका 2 साल में 6 महीने का डिले हुआ है तो 6 महीने के हिसाब से आपने जो पैसा दिया है उस पर इंटरेस्ट लगाएगी बैंक दर से, वर्तमान में जो बैंक रेट है उसके हिसाब से आपको उस राशि में, और अगली किस्त जब तक देने के लिए आपको रोक दी जाएगी जब तक कि आपका उतना डेवलपमेंट नहीं कर दिया जाए। ये पनिशमेंट है। रेरा न्याय निर्णय अधिकारी के द्वारा पारित किए गए आदेश का क्षतिपूर्ति उन्होंने दी। अब कंपनसेशन है, आप अपने परिवार के संग रहना चाहते हैं, आपका किराए के मकान में रह रहे हैं, आपका पति बाहर नौकरी कर रहा है, तो नेचुरल है आपको मानसिक हरेसमेंट हुआ है, आपका इंटरेस्ट का हुआ है, तो फिर क्षतिपूर्ति भी लगे, कंपनसेशन भी हम देंगे उसको, पनिशमेंट भी दिया जाएगा कि नहीं आपको इतने विलम्ब के लिए इतना क्षतिपूर्ति देंगे, और इनका पालन नहीं कर सकता है तो धारा 61, 62, 63 हमारे पास बहुत सारी धारा है, उसके अंतर्गत फिर हम इसको पनिश करेंगे। संबंधित व्यक्ति हमारे एग्जीक्यूशन लगाएगी, साहब प्राधिकरण के आदेश का पालन नहीं किया, फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए हम उसको, प्राधिकरण उसको कलेक्टर को भेजेगा, कलेक्टर उसकी संपत्ति से वो राशि वसूल करके उसको लौटाएगा। इसके बाद भी पालन नहीं करता है तो उसके प्रोजेक्ट को हम रिवोक करेंगे, किसी प्राइवेट संस्था को देंगे, या फिर उसके प्राइवेट संस्था का लगाएंगे कि इसको साहब जेल भेजा जाए, और जेल भेजने के लिए हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पर एक कंप्लेंट दायर करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फिर वो जिसको ट्रांसफर करे। जी जी जी। मेन क्षेत्राधिकारी चीफ रहता है, पैटर्न एंड दिस इज द फ्लो। और सर ये भी बताएं कि हम अभी तक कस्टमर्स के राइट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बिल्डर्स के राइट्स के नज़रिए से जानना चाहें तो रेरा कितने उनके लिए कितना, देखिए एक्ट का ही नाम हैगा MP रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये रूल्स के बारे में बोल गया मैं। द रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, रियल इस्टेट को रेगुलेट करना है, जो पीछे चले गए हैं उनको रेगुलेट करना है, और हमको उसका विकास करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिल्डरों के लिए दोषी पाए जाए, ठीक है, आवंटी भी दोषी हो सकते हैं, अलॉटी भी दोषी हो सकते हैं, जो खरीद रहे हैं समय पर पेमेंट, किस्तों का पेमेंट नहीं कर रहे, तो क्या वो 25-30 आदमी किस्तों का पेमेंट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? जी बिल्कुल, बिल्डर के हित क्या होगा? तो उनको भी तो हमें संरक्षित करना है। फोर्स मेजर है, अब आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, बिल्डिंग गिर गई, और कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, कोरोना आ गया, अनकॉल्ड फॉर सिचुएशंस आ गई, इसलिए हम इसको फोर्स मेजर्स कहते हैं, जिसका कि अब प्राकृतिक जब विपदाएं होती हैं बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, कोरोना आ गया, अब कोरोना में जब बनेगा ही नहीं प्रोजेक्ट,
और उसने देखा कि आपने डिले किया है, तो नेचुरली इनका लाभ भी बिल्डर्स को दिया गया है कि नहीं, आपको यहाँ हम देंगे कि आपको हम 6 महीने का एक्सटेंशन देंगे, 1 साल का एक्सटेंशन देंगे, कि इतने दिन आपका काम बंद रहा है, तो हम आवंटी के कहने से आपको पनिश नहीं करेंगे। ओके, हम पनिश नहीं करेंगे, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। हो सकता है कि कुछ आपके घर में बीमारी आ गई है, बिल्डर पर कैंसर हो गया है, रोक नहीं सकते, मेन प्रमोटर किसी उसमें आ गया है, कुछ क्राइसिस होती हैं। प्रमोटर जो टर्म है वो आप टेक्निकली बिल्डर्स के लिए यूज कर रहे हैं। प्रमोटर बिल्डर को कहते हैं। Okay. एक्ट में बिल्डर नाम की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रमोटर की डेफिनेशन है। Okay. इसलिए इसको प्रमोटर या संप्रवर्तक कहते हैं, संप्रवर्तक, जी, जो लीगल है। इसलिए मैं ये लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोर्ट जजमेंट पारित करती है या प्राधिकरण लिखता है तो वो अंग्रेजी में लिखेगा तो प्रमोटर, हिंदी में लिखेगा संप्रवर्तक, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं चूँकि 5 साल इस पर जुडिशियल मेंबर रहा हूँ, तो मैं बार बार बिल्डर की जगह प्रमोटर शब्द यूज़ कर रहा था। एक्चुअल में बिल्डर ही है। प्रमोटर मीन्स जरूरी नहीं कि वो आदमी बिल्डर रहा हो, पहली बार इस फील्ड में आ रहा हो, इसलिए उसको प्रमोटर कह देते हैं कि जो प्रमोट कर रहा है किसी चीज़। आपका इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा बताना चाहें कि वो किसी ट्रैप में ना आए, क्योंकि आजकल बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो रियल एस्टेट के फेयर्स लगाते हैं और उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और गलत रास्ते, गलत बिल्डर्स का चुनाव करके अपनी जमा पूंजी को वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे की नोट्स कि कैसे सिलेक्ट करें, कहाँ कौन से बिल्डर को चूज़ करना चाहिए, या रेरा के पोर्टल पर ही वो सिलेक्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, आप किसी फेयर में जा रहे हैं या कोई मेला लगा हुआ है जी, रियल एस्टेट्स के प्रॉपर्टी का मेला लगा है, प्रॉपर्टी एक्सपो जो करते हैं, आप जाइए, शौक से जाइए, बिल्कुल जाइए, देखिए उनके यहाँ पर डिस्प्ले है, उनके यहाँ पर प्रोसर रखे हुए हैं, उनके यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया जा रहा है उनके प्रोजेक्ट का। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको सारी जितनी बातें बताई कि सर आप ये बताइए कि धारा 3, धारा 4 के अंतर्गत आपने प्रोजेक्ट का पंजीयन किया है, आपके प्रोजेक्ट का पंजीयन का है। जो उनका जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप लीडर है, उनके ग्रुप्स बैठे रहते हैं, ग्रुप लीडर्स कहिए कि आपको ये संबंधित प्रोजेक्ट नंबर दिखाइए, वो दिखाएंगे। जैसा इस प्रोजेक्ट की लागत क्या है ये दिखाइए हमको, इसकी कास्ट क्या है, उस कास्ट का पैसा कहाँ से आ रहा है आप दिखाएंगे, आपने कितना पैसा डेजिग्नेटेड अकाउंट में गया है, हम उसमें लगाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका लेआउट क्या है, आपकी अनुमतियाँ कहाँ हैं, तो सब वो पोर्टल पे दिखाई जाएगी। रेरा में अगर प्रोजेक्ट पंजीयन है, वो पंजीयन नंबर दबाती, उसकी आईडी को दबाती, सारी चीज़ें आने लगेगी। आप कोई सी भी प्रकार का उसकी अनुमति देखना चाहते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, नगर निगम की, ट्राइबल, सब, हाँ, सब देखना चाहते हैं, आपको सब अगर वो प्रोजेक्ट पंजीयन है तो हर चीज़ उसके पास होनी चाहिए, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद फिर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा, और अगर वो प्रोजेक्ट 1 या 2 साल पुराना है तो आप ये देखिए कि रेरा ने उसको बनाने की अनुमति कितने दिन की दी है। वो भी ड्यूरेशन जी, हाँ, ड्यूरेशन दिया है। ड्यूरेशन क्या है उसका, 3 साल का है, 4 साल का है, कितने 21 में बनाने की अनुमति दी है तो 26 तक है, 27 तक है। उस ड्यूरेशन में कितना बना है, कितने परसेंटेज उसका काम हुआ है, उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट आप उसी के सामने देखें कि अरे आपको आज तक 60% करना था, आपने 40% किया, व्हाट इज द रीजन। सारी क्वेरीज करने के बाद आपसे बात करना बहुत एनलाइटनिंग है सर। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे, इन सारी बातों पर आप गौर ज़रूर करें, और ये आपका राइट है कि आप इन्वेस्टमेंट के पहले इतनी बारीकी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांगकर ये पूछ सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट था वो इतने टाइम में डिले क्यों किया, या ये एक माइलस्टोन आपको अभी तक कवर कर लेना था तो ये ना होने की वजह क्या रही। जी बताइए आप। थोड़ा सा और भी अवेयरनेस की ज़रूरत ये है कि आपने एक शब्द कहा था कि इनकी बातों में ना आए, तो बात तो वो करेंगे क्योंकि उनको अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, उसको बेचना है जी। तो बेटर ये है कि साइट पे जरूर चले जाए, जहाँ चीज़ अवेलेबल है, जल्दीबाजी में वहाँ बैठकर प्रोजेक्ट को साइन ना करें, प्रोजेक्ट पे लेना लें, आप उसकी वर्कमैनशिप को जरूर देखें, दीवार को, नक्शे को, आपको लगता है कि नहीं हर चीज़ अप टू डेट है, तभी अपना पैसा फंसाएं। अन्यथा बाद में फिर आप रेरा में आ रहे हैं कि सर यहाँ से पानी लीक हो रहा है, सीपेज हो रहा है, ये हो रहा है, दीवार नहीं है, कच्ची सड़क है, और को बहुत सारे रीजन्स हैं, फायर लाइट जैसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं वो नहीं लगाए, ये नहीं लगाए, तो ये सारी चीज़ देखने की सुविधाएं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, और वहाँ पर इन चीज़ों के लिए पेश है कि नहीं, ये जरूर देखें, साइट पे जरूर जाए। लोग बिना साइट पे देख कर रजिस्टर्ड कर लेते हैं,
साइट पे जरूर जाए, साइट लोकेशन जरूरी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला और आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे लिए शामिल हुए। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।